गुड मॉर्निंग। आइए आपका टॉपिक है सुपर बॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का पराकुंडलन, डीएनए की सुपर बॉइलिंग क्या होती है ये आपको मैं बताता हूँ। डीएनए, ये जो डीएनए है सेल के सबसे बड़े बायोमोलिक्यूल है, सबसे बड़े जैविक अणु है। और ये जैविक अणु क्यों सबसे बड़े हैं सुनिए। हमारी छोटी आंत में, ही मानव की छोटी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया की जो माप है वो 2 माइक्रोन होती है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए उपस्थित होता है वो डीएनए 1700 माइक्रोन लंबा होता है। तो आपने देखा कि यदि हम इस दोनों को कंपैरिजन करें तो बैक्टीरिया की लंबाई का ये डीएनए लगभग 800 गुना से अधिक ज्यादा है, ठीक है। और जैसे हम मानव के ह्यूमन बॉडी में जो सेल होती है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक का जो व्यास है वो 4 माइक्रोन होता है और अधिकतम 10 माइक्रोन तक होता है। लेकिन उस केंद्रक में, उस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या 46 होती है। और 46 क्रोमोसोम में जो डीएनए की कुल लंबाई है वो कुल डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर के आसपास होती है, 2 मीटर होती है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में सेल की संख्या 10 की पावर 14 होती है। और यदि हम 2 मीटर का हमारे सेल में जितनी बॉडी की सेल है इनसे इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 14 मीटर आया। यानी इतना लंबा डीएनए मीटर में ही हमारी बॉडी में है। इसको यदि हम किलोमीटर में कन्वर्जन कर दें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 11 किलोमीटर। 10 टू पावर 10 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 11 किलोमीटर। यानी ये इतना लंबा डीएनए मानव शरीर का है कि इसे पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक इसको हम 100 बार फैला सकते हैं, इतना लंबा है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो है कितनी, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8 किलोमीटर। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 1.5 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर है। और मानव शरीर का कुल डीएनए 2 गुणे 10 की पावर 11 किलोमीटर है। तो ज्यादा हुआ, यानी इसको पृथ्वी से सूर्य तक 100 बार फैला सकते, इतना लंबा डीएनए होता है। और बता देंगे कि जिस समय सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के समय जो लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सेल के अंदर होता है, ये डीएनए बार बार कुंडलित होता है। जैसे ऊन का गोला बना होता है ना, और ये ऊन को खोल दिया जाए तो बहुत लंबी दूरी तक उसको फैला सकते हैं, लेकिन उसको लपेट दिया जाए तो एक छोटा सा पिंड बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो डीएनए है सेल डिवीजन के समय बार बार कुंडलित होकर के संघनित होता है, ट्विस्टिंग करता है और अपनी कुल लंबाई का 10 के पावर 5 गुना कुंडलित होकर के 10 माइक्रोन लंबा और 0.5 माइक्रोन मोटा हो जाता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं गुणसूत्र। इसी का नाम गुणसूत्र, इसी का नाम क्रोमोसोम है। बता दें कि डीएनए का जो संरचनात्मक संगठन है, यानी जो डीएनए का कंपोजिशन है वो 3 स्तर का होता है। और वो 3 स्तर कौन से हैं देखिए। डीएनए का संरचनात्मक संगठन वो 3 स्तर का है। एक है प्राइमरी कंपोजिशन, और दूसरा है
सेकेंडरी कंपोजिशन, और तीसरा है टर्शियरी कंपोजिशन। टर्शियरी कंपोजिशन। बता दो कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक फास्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर, यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट, ये तीन मिलकर के एस्टर बॉन्ड से जुड़ करके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे जुड़ करके लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वो डीएनए का प्राइमरी कंपोजिशन है, डीएनए का प्राथमिक रचनात्मक संगठन होता है। अब इसके बाद है सेकेंडरी कंपोजिशन। सेकेंडरी कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो जो डबल हेलिक्स डीएनए है वो वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का जो प्रारूप है वही डबल हेलिक्स डीएनए है। जो डबल हेलिक्स डीएनए का सेकेंडरी कंपोजिशन होता है, ये द्वितीयक संरचनात्मक संगठन होता है। फिर हम बात करते हैं टर्शियरी कंपोजिशन, तृतीयक स्तर का संगठन कैसे होता है। जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है, ये डबल हेलिक्स डीएनए अनेक प्रोटीन के साथ संबद्ध होता है, अनेक प्रोटीन के साथ जुड़ता है और उससे संबद्ध होकर के जो संबद्ध होता है डीएनए, संबद्ध होकर के बार बार कुंडलित होता है, उसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, उसी को कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। और ये है डीएनए का टर्शियरी कंपोजिशन, ये है डीएनए का तृतीय स्तर का संरचनात्मक संगठन। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की सुपर कॉइलिंग कैसे होती है। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इट मीन्स मोनेरा किंगडम के सभी प्राणी जो होते हैं, मोनेरा जगत की जो सभी प्राणी हैं जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की सुपर कॉइलिंग कैसे होती है इसको जानिए। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है ये डीएनए हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ये हैप्लॉइड डीएनए होता है, यानी ये पेयर्ड नहीं हो सकता, इसमें क्रोमोसोम नहीं बन सकते, ये डीएनए हैप्लॉइड होता है। इसलिए ऐसे डीएनए का क्रोमोसोम में रूपांतरण संभव नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो हैप्लॉइड डीएनए है ये एचयू प्रोटीन और एक प्रोटीन है एच प्रोटीन। तो एचयू प्रोटीन और एचयू प्रोटीन की सहायता से और टोकोआइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से, एचयू प्रोटीन और एच प्रोटीन और टोकोआइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से ये डीएनए बार बार कुंडलित होकर अपने ही ऊपर, बार बार कुंडलित होकर अपने ही ऊपर रस्सी की भांति, जैसे रस्सी होती है, रस्सी की भांति ये अट जाता है। इसको प्लास्टोनेमिक सुपर कॉइलिंग कहते हैं। प्लास्टोनेमिक सुपर कॉइलिंग इसको कहा जाता है। इसको बात को नोट करने के लिए है। प्लास्टोनेमिक सुपर कॉइलिंग इसको कहते हैं जब हैप्लॉइड डीएनए एचयू प्रोटीन और एच प्रोटीन और टोकोआइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से अपने ही ऊपर बार बार कुंडलित होकर बार बार ट्विस्टिंग करके रस्सी की तरह अड़ जाता है, इसे प्लास्टोनेमिक सुपर कॉइलिंग कहते हैं। बता दो कि ऐसे सुपर कॉइलिंग या ऐसे डीएनए को प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। इसे प्रोक्रोमोसोम कहते हैं।
या इसी को जीनोफोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? जीनोफोर इसको कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बात करता हूँ सुपर कॉलिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। सुपर कॉलिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोटिस्टा जगत के जो जंतु होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जंतुओं से लेकर के सभी एनिमल्स और सभी प्लांट जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, और इनमें मिलने वाली सेल जो होती है वो सेल यूकैरियोटिक सेल होती है। तो बता दें कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो डिप्लॉयड होता है। ये डीएनए डिप्लॉयड होता है, इसे 2n से लिखा जाता है, डिप्लॉयड होता है और कई जोड़ियों में होता है। ये डीएनए प्रोटीन के साथ संबद्ध होकर के बनाता है एक रचना जिसे कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो डीएनए प्रोटीन के साथ संबद्ध होकर एक रचना बनाता है जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फाइबर के रूप में होता है जिसे कहते हैं क्रोमाटिन, या न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है क्रोमाटिन। याद रखना इस चीज को। कोई पूछता है क्रोमाटिन किसको कहते हैं, तो आप बता पाएंगे कि क्रोमाटिन न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का सम्मिश्रण है, वो क्रोमाटिन होता है। और ये क्रोमाटिन फाइबर के रूप में, फाइबर मतलब रेशा जानते होंगे आप लोग, तो फाइबर के रूप में, रेशे के रूप में पाया जाता है, जिसको कहते हैं क्रोमाटिन फाइबर। इसे क्रोमाटिन फाइबर कहते हैं। और यह क्रोमाटिन फाइबर केंद्रक के अंदर जाल के रूप में होता है। किसके रूप में? जाल के रूप में होता है, जिसको कहते हैं क्रोमाटिन नेटवर्क, जिसे क्रोमाटिन जाल कहते हैं, इसे क्रोमाटिन नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है ना? और बता दूं कि ये जो क्रोमाटिन नेटवर्क है, क्रोमाटिन जो जाल है, ये बार बार कुंडलित होता है, और बार बार कुंडलित होने के बाद एक रचना बनती है, और वो होती है क्या? सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग। उसको क्या कहते हैं? सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग कहते हैं। सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग इसको कहा जाता है। इसको कब सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग कहेंगे? ये जो नेटवर्क है, ये क्रोमाटिन फाइबर, ये जो बार बार ट्विस्टिंग करते हुए जो कुंडलित होते हैं, जो बार बार ये जो क्रोमाटिन फाइबर हैं, बार बार जो कुंडलित होकर के ट्विस्टिंग करते हैं, इन्हें मोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग। इसको कहते हैं, नोट करने की बात है, इसको सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग कहते हैं। थैंक यू।